तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो चैप्टर है ना, उसमें से समझा दिए थे, ठीक है। लेकिन मेन जो है क्वेश्चन, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आज बताते हैं। तो परावर्तन तथा अपवर्तन का ही है, ठीक है, कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, वही सवाल है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन, तो परिभाषा लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है। जब एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब थोड़ा हट जाती है। जिस रास्ते से होके आती है उस रास्ते से सीधे ना जाके विचलित हो जाती है, ठीक है, थोड़ा सा मुड़ जाती है। तो इस गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जब कोई भी प्रकाश आपतित किरण या कोई भी आपतित प्रकाश, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। विरल माध्यम मतलब हवा से सघन माध्यम, मान लेते हैं कि विरल माध्यम हवा है, ठीक है, और सघन माध्यम कोई जल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कांच लिखा हुआ है लेकिन मान लेते हैं कि जल है, ठीक है। तो हवा से जब हम जल में किसी प्रकाश को, ठीक है, लाइट के स्रोत को मतलब टॉर्च को अगर जलाते हैं तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे ही जाएगा तो थोड़ा सा प्रकाश अपने जगह से सीधे ना जाके थोड़ा सा पथ से हट जाएगा, मुड़ जाएगा। जैसे ये विरल माध्यम से ऐसे आ रहा है, ठीक है, इतना ये मान लो कि यहाँ पे ऐसे क्या है, पानी का सतह है, ठीक है, जल का सतह है ये, ठीक है। तो जल के सतह से जैसे ही अंदर गया कौन, प्रकाश, तो अपने जगह से थोड़ा विचलित हो गया। देखो ऐसे सीधे आना चाहिए था उसको, ठीक है, इसको ऐसे सीधे आना चाहिए था, लेकिन अपना जगह से थोड़ा सा विचलित हुआ ना, ठीक है। तो ये आपतित किरण, ठीक है, और थोड़ा सा विचलित हो गया ना, मतलब जैसे ही विरल माध्यम से जैसे ही सघन माध्यम में जाता है तो अपने जगह से अपने अक्ष से विचलित हो जाता है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब कोई भी आपतित किरण या आपतित प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अपनी जगह से विचलित हो जाता है, अपनी जगह से हट जाता है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से, ठीक है, इसी को कह रहा है समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में जाता है, ठीक है, तो अपने प्रकाश अपने मतलब पथ से, ठीक है, अपने रास्ते से थोड़ा विचलित हो जाता है, तो उसे ही बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। या सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी प्रकाश, ठीक है, कोई भी आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अपने पथ से थोड़ा झुक जाता है, तो उसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतना लिख देना, हो जाएगा। कई बार पूछा जाता है ये चीज कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य, ठीक है, पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण के रूप में हम उत्तल दर्पण का उपयोग ज्यादा क्यों करते हैं, ठीक है, उसका वरीयता, उसका महत्व, उसको अहमियत ज्यादा क्यों देते हैं, ठीक है, उत्तल को ही क्यों लगाते हैं, अवतल दर्पण को क्यों नहीं, ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो कहता है कि वाहन में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता मतलब ज्यादा अहमियत इसलिए देते हैं कि यह सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा बनाएगा, ठीक है, और कैसा बनाएगा, छोटा बनाएगा, ठीक है, मतलब ये सीधा बनाता है, ठीक है, पीछे का जो दृश्य है सीधा बनाएगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, छोटा बनाता है। और छोटा बनाने की वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा एरिया को, ठीक है, बहुत पीछे के जितना भी ये रोड का एरिया, ठीक है, इसको छोटे से जगह में क्या कर देगा, दिखा देता है, ठीक है, मतलब छोटा बनाने की वजह से पीछे का एरिया को इतना छोटा कर देता है कि इतने जगह में बहुत ज्यादा एरिया पीछे वाला दिख जाता है, ठीक है। तो इससे है कि क्या पता चलता है कि आसानी से हम लोग देख लेते हैं कि पीछे कौन सा गाड़ी, ठीक है, कौन सा वाहन आ रहा है। हाँ, अगर अवतल रहता तो क्या करेगा, उठा हुआ दृश्य दिखेगा, मतलब जो पास में आएगा ना उसी का दिखाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि दूर के वस्तु को भी दिखा देता है, ठीक है, छोटा से एरिया में बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए छोटे से जगह में ज्यादा एरिया को दिखला देता है, ठीक है। और दूसरा कारण है इसका कि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। वही हम बताए ये दृष्टि क्षेत्र मतलब देखने का एरिया बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा एरिया को क्या कर रहा है, छोटे से जगह में दिखा दे रहा है ना, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। कैसे होते हैं, बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ ऐसे वक्रित होता है, ठीक है ना, तो बाहर की तरफ ऐसे
ना वक्रित होता है। और समतल दर्पण की तुलना में, ठीक है, समतल मतलब प्लेन, ठीक है, प्लेन दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सक्षम बनाता है। हम बताए, ठीक है, कि समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण जो है, समतल दर्पण कह सकते हैं या फिर अवतल दर्पण, दोनों की तुलना में जो उत्तल दर्पण है वो बहुत बड़े क्षेत्र को, ठीक है, बहुत बड़े एरिया को क्या करता है, छोटा करके दिखा देता है। लेकिन अगर समतल दर्पण हम लोग लगाते हैं तो जितना हम पीछे एरिया, मतलब जितना सामने उसका पड़ेगा प्रतिबिंब उतना ही दिखाएगा एरिया को, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं कि इतना जो है समतल दर्पण है तो ये सिर्फ ज्यादा पीछे का ज्यादा एरिया को नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही अगर इतना बड़ा अगर उत्तल दर्पण दिखा देते हैं, अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो क्या करेगा, पूरा एरिया, ठीक है, बहुत ज्यादा एरिया को दिखला सकता है। तो यही कारण है यह सदैव छोटा, ठीक है, और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, बहुत बड़े एरिया को छोटा करके दिखला देगा और सीधा बनाता है। और इसका दूसरा कारण है कि बहुत अधिक होता है क्या, इसका दृष्टि क्षेत्र, मतलब वही बहुत बड़े क्षेत्र को दिखाता है, क्योंकि ये बाहर से वक्रित होते हैं, बाहर से मुड़े होते हैं, ठीक है ना। अतः ये समतल दर्पण की तुलना में, समतल दर्पण के तुलना में, ठीक है, उसके मुकाबले ड्राइवर को है अपने पीछे का बहुत बड़ा दृश्य को दिखला देता है, ठीक है। और वो सब क्या है, समतल दर्पण क्या है, बहुत छोटा दृश्य को दिखलाएगा, छोटा दिखलाएगा तो जो गाड़ी पास में आएगा उसी को दिखलाएगा, ठीक है, तो ड्राइवर को देखने में दिक्कत होगा ना। और इसका उपयोग इसलिए किया जाता है आसानी से ड्राइवर देख लेता, पीछे तक देख लेगा कि उस गाड़ी के पीछे, इसके पीछे कौन सा गाड़ी है, इसके पीछे कौन सा है, ठीक है, ये भी दिख जाएगा, ठीक है, बहुत दूर तक दिख जाएगा, ठीक है। इसलिए पश्च दृश्य मतलब गाड़ियों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आसानी से लिख देंगे इसका आंसर, ठीक है। अब कई बार सवाल पूछता है कि 2023 में पूछा भी है, 2023 में पूछ चुका है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर होते हैं, ठीक है, क्या अंतर है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो अवतल दर्पण, ठीक है, तो अवतल दर्पण जो है वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है, क्या होता है, धंसा होता है ना, और परावर्तक सतह धंसा होता है, ठीक। अवतल दर्पण कहलाता है, मतलब उत्तल मतलब उठा हुआ ना, उत्तल मतलब ऐसे उठा हुआ रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा, और अवतल मतलब ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा, पीछे रहेगा, इसका कलर किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस पे कोई भी प्रकाश किस पे परावर्तित होगा, इस पे, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब किस पे परावर्तित होगा, यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ना, तो अवतल दर्पण ये क्या हो गया, अवतल दर्पण ना, कहता है कि बाहर से, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है, अंदर की तरफ धंसल है ना ये, ठीक है, धंसा हुआ है ना। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, मतलब माइनस में होता है और कम एरिया को दिखाता है। और उत्तल जो अभी हम लोग देखे कि गाड़ी वाला में जो है कि बहुत ज्यादा एरिया को दिखलाता है, कौन, उत्तल, ठीक है, और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अब बड़ा बनाएगा तो कम है ना देखेंगे। अब है कि इसका परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ होता है और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ, उठा हुआ होता है, ठीक है, ऊपर के तरफ उभरा हुआ है, ठीक। अब अवतल दर्पण में है दूसरा कारण कि अवतल दर्पण, ठीक है, दूसरा अंतर है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसका माइनस में होता है, ठीक है, और इसका क्या होता है, प्लस में होता है। फोकस दूरी धनात्मक होता है और ये ऋणात्मक होता है, ठीक है। अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अब कह रहा है कि अवतल दर्पण में बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, ठीक है, इसमें बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है, लेकिन इसका दूरी किस में नापा जाता है, फोकस दूरी माइनस में, ऋणात्मक में, ठीक है। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक में, प्लस में नापा जाता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण में हमेशा हमेशा छोटा बनता है। इसमें कह रहा है कि हमेशा क्या बनेगा, छोटा बनेगा ना, हमेशा छोटा बनेगा, ठीक है। इसमें बताया अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा मतलब दोनों बनेगा, ठीक है, हाँ, एक ही जैसा नहीं बनेगा, बड़ा और छोटा दोनों बनता है, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण में कह रहा है कि हमेशा छोटा ही बनेगा, ठीक है, हमेशा छोटा ही बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए तो गाड़ियों के पश्च दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण को ही लगाते हैं,
क्योंकि ये छोटा करके दिखलाएगा तो बहुत ज़्यादा एरिया को दिखला देता है। ठीक है, तो कितने कारण, 3 कारण। ठीक है, पहला अवतल दर्पण मतलब वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, बाहर से अंदर की ओर धंसा हुआ हो, और उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ हो। ठीक है, ये जैसे बाहर की तरफ उभरा हुआ हो। ठीक है, और इस पे प्रतिबिंब बनेगा, इसका इस पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब अवतल दर्पण जिसका फोकस दूरी, ठीक है, माइनस में ऋणात्मक में, उत्तल दर्पण जिसका फोकस दूरी धनात्मक में, ठीक है, प्लस में होता है। अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और छोटा दोनों बनता है, किसमें, अवतल में ना। और उत्तल दर्पण में हमेशा क्या है कि छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, छोटा बनता है ना। तो यही अंतर है। नेत्र का समझन क्षमता, ठीक है। अब है कि नेत्र के समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। ठीक है, नेत्र का समंजन क्षमता उन्होंने लिखा, तो नेत्र का समंजन क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस, यहाँ पे लेंस है, ठीक है, आंख के अंदर लेंस है ना, तो लेंस की वह क्षमता, ठीक है, जो अपनी फोकस दूरी को छोटा कर ले, ठीक है, छोटा कर ले या बड़ा कर ले। ठीक, निकट वस्तु को अगर देखना है, ठीक है, तो निकट वस्तु को देखना तो क्या करेगा, छोटा करेगा, और दूर के वस्तु को देखना है तो क्या करेगा, बड़ा करेगा। ठीक है, बड़ा करेगा तो ना फोकस होगा। तो कहता है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित, ठीक है, करके निकट वस्तु को, ठीक है, समायोजित छोटा करके निकट वस्तु को देखता है, और दूरस्थ वस्तु को रेटिना पर फोकसित कर लेता है। ठीक है, समायोजित करके निकट वस्तु तथा दूरस्थ वस्तु को, दूर के वस्तु को फोकसित करता है, किस पे, रेटिना पे, दृष्टि पटल पे। ठीक है, रेटिना का मतलब दृष्टि पटल पे, ठीक, फोकसित कर लेता है। मतलब देखने का काम आंख करता है, लेकिन उसको, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दृष्टि पटल पे। ठीक है ना, रेटिना पे। ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता के कारण ही नेत्र भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को प्रतिबिंब जो है स्पष्ट रूप से कहाँ बना पाता है, दृष्टि पटल रेटिना पे बना पाता है। ठीक है, ये दृष्टि पटल है। ठीक है, ये लेंस है यहाँ पे ना, तो लेंस की वह क्षमता, ठीक है, अभिनेत्र लेंस या मानव लेंस की वह क्षमता जिससे किसी भी वस्तु को, ठीक है, देखने के लिए अपने आप को छोटा, ठीक है, ठीक है, अपने आप को छोटा कर ले या बड़ा कर ले ना, या छोटा कर लेगा या बड़ा कर देगा। ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं, अभिनेत्र लेंस की क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो ये दृष्टि पटल पे ही बनता है। ठीक है ना, तो अगर दूर के वस्तु को देखना है तो यही छोटा बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा होगा तब दूर के वस्तु को दिखेगा। ठीक है, छोटा वस्तु को तो मतलब नजदीक के वस्तु को देखना है तो छोटा हो जाएगा ये। ठीक है, दूर को वस्तु को देखने के लिए इसलिए ही बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश अंदर जा सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उस प्रतिबिंब, उस बिंब का प्रकाश अंदर जाएगा तब दृष्टि पटल पे क्लियर इमेज बनेगा। ठीक है, और छोटा इसलिए होता है कि ताकि कम प्रकाश जाए, निकट के वस्तु को देखना है तो कम प्रकाश, ठीक है, कम प्रकाश जाए और दृष्टि पटल पे स्पष्ट क्या बने, उसका बिंब का प्रतिबिंब बने। ठीक है ना, तो यही है नेत्र का समंजन क्षमता। ठीक, अब कहता है कि सूर्योदय के समय, जब सूर्य उदय होता है, ठीक है, या सूर्यास्त के समय, ठीक है, सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय सूर्य जो है रक्ताभ लाल प्रतीत होता है। क्यों, ठीक है, सूर्य जो है रक्ताभ लाल प्रतीत क्यों होता है, तो सूर्योदय के समय सूर्य जो है क्षितिज के पास होता है। कोई भी इंसान यहाँ है तो क्षितिज, ठीक है, सामने, क्षितिज के पास। ठीक है, सूर्यास्त भी होगा तो क्षितिज के पास होता है तभी लाल दिखता है। ठीक है, जहां से आने वाली प्रकाश को वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, जब सूर्योदय होता है तो क्षितिज के पास होता है, जब सूर्यास्त होता है तभी सूर्य क्षितिज के पास होता है, और वहां से जो प्रकाश आता है, ठीक है, तो बहुत बड़ी, ठीक है, वायुमंडल की बहुत मोटी, बहुत बड़ी परत से, ठीक है, होकर गुजरना पड़ता है तथा अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, और ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है।
तो नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य और नीला और जितने भी कम तरंगदैर्घ्य वाले रंग हैं, ठीक है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है, मतलब वायुमंडल में फैल जाता है, ठीक है। नीला रंग और जितने भी कम तरंगदैर्घ्य वाले रंग हैं, ठीक है, सभी का प्रकाश का कण जो है वायुमंडल में फैल जाता है, ठीक है, जिसके चलते हम लोग को हमारे आंखों तक कम पहुंचता है, ठीक है। लाल रंग के मुकाबले दूसरा जो रंग है उसका कण जो है, प्रकाश का कण जो है, उस प्रकाश का कण वायुमंडल में फैल जाता है, तो सगल छितरा जाएगा, तो आंखों तक कम पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य जो है क्या होता है, अधिक होता है लाल रंग का, और नीले रंग का कम तरंगदैर्घ्य होता है, और नीले से और जितने भी रंग है सबका कम तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक है। तो लाल रंग का अधिक तरंगदैर्घ्य और क्या होता है, उसका जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, ठीक है, फैलाव है, कम होता है। मतलब लाल रंग का जो कण है, प्रकाश का कण जो है वायुमंडल में सगुरुप नहीं फैलता है, ठीक है, ठीक। तो जिसके कारण अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश जैसे लाल रंग ही हम तक पहुंचता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय रक्ताभ सूर्य क्यों प्रतीत होता है। तो लाल रंग मतलब रक्ताभ मतलब लाल क्यों प्रतीत होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है और लाल रंग का प्रकाश का कण वायुमंडल में कम प्रकीर्णित होता है, मतलब कम फैलता है, ठीक है, जिसके कारण अधिक से अधिक हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे हमें क्या दिखता है, सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ लाल दिखता है, ठीक है। यही है सूर्य रक्ताभ क्यों दिखता है, ठीक है। तो अगला सवाल है कि खतरे का निशान लाल क्यों होता है, ठीक है ना, मतलब डेंजर, ठीक है, जो इंडिकेट करता है, ठीक है, सिंबल, वो लाल रंग का ही क्यों होता है अधिकतर। ऐसे कहीं पे बोर्ड लगाया हुआ रहेगा, साइन किया हुआ रहेगा बोर्ड का, ठीक है, तो डेंजर लिखा हुआ रहेगा, लेकिन लाल से पट्टी वट्टी ये सब जो कलर रेड रहता है, ऐसा क्यों। ट्रैफिक सिग्नल रेड, उसका मतलब क्या, ठीक है, खतरा का निशानी देता है, ठीक है, तो रेड ही क्यों, ठीक। और ऐसे मतलब ये भी डेंजर, ठीक है, खतरा का निशानी रेड ही क्यों, ठीक है। तो कह रहा है कि खतरे का निशान लाल क्यों होता है, ठीक है। क्या कारण है कि खतरे के निशानी में लाल रंग का ज्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है, लाल रंग का ही उपयोग क्यों किया जाता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, ठीक है, और सब रंगों के मुकाबले लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, सबसे अधिक, ठीक है, जिसके कारण लाल रंग का प्रकीर्णन और सबसे कम होता है, ठीक है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन मतलब वायुमंडल में कम फैलेगा, ठीक है। इसका लाल रंग का जो लाइट का प्रकाश का जो कण है ना, सब कम छितराएगा, और कम छितराएगा तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग के आंखों तक पहुंचेगा, ठीक है। तो प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है, ठीक है, लाल रंग का ही दिखाई देता है, अधिक क्लियर, ठीक है, सुस्पष्ट दिखाई देता है, कौन, लाल, ठीक है। और इसलिए अधिक क्लियर दिखता है दूर से भी, क्योंकि इसका प्रकीर्णन, इसका जो कणों का फैलाव जो है ना कम होता है। खतरे के संकेत का पता चल जाता है, इसलिए, ठीक है, खतरे का संकेत का पता चल जाता है, दूर से ही देख लेता है कोई इंसान, ठीक है, कि लाल रंग आगे इंडिकेट हो रहा है, ठीक है, मतलब खतरा है। इसके अलावा अगर किसी और रंग का प्रयोग किया जाएगा तो उसका प्रकीर्णन बहुत अधिक हो जाएगा, मतलब वायुमंडल में उसका कण सब छितरा जाएगा, तो दूर से क्लियर नहीं दिखेगा, सुस्पष्ट नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि लाल रंग का प्रकीर्णन कोहरे या धुएं में भी बहुत कम होता है। कोहरा रहेगा तब भी, धुआं रहेगा तब भी, ठीक है ना, प्रकीर्णन इसका कण का फैलाव, ठीक है, इसका प्रकाश का फैलाव बहुत कम होता है, ठीक, जिसके कारण कोहरा और धुआं में भी एकदम स्पष्ट रूप से लाल रंग दिखता है, ठीक है। बाकी रंग जो है अगर कोहरा हो जाए या धुआं हो जाए, ठीक है, तो दिखबे नहीं करेगा, एकदम धुंधला हो जाएगा, ठीक। लेकिन लाल रंग जो है कोहरा या धुआं में भी सुस्पष्ट दिखता है, क्लियर दिखता है, ठीक है। इसीलिए लाल रंग को खतरे के निशानी के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर लिख देंगे ना, समझ में आ गया ना कि लाल रंग का खतरा के रूप में लाल रंग को ही सबसे ज्यादा क्यों उपयोग किया जाता है। तो ये दूर से ही दिख जाता है, ठीक है, दूर से ही दिख जाता है, क्लियर दिखता है, इसीलिए लाल रंग का उपयोग
खतरा के निशानी में किया जाता है। ठीक है।